कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस नहीं आ पाएंगे, कुछ लोग बाहर जाने वाले हैं, जो बाहर से आए हैं, बुरहानपुर वगैरह के हैं ना, ये लोग कुछ बाहर के हैं, सागर, तो ये लोग तो वापस आ ही नहीं पाएंगे। ये तो आपका वेडनेसडे तक तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए, कल ये कुछ एग्रीगेट के बारे में हमने बात किया था, इस पे फिर आएंगे हम एग्रीगेशन, लेकिन हमने देखा कि एग्रीगेट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग एग्रीगेशन के जो फंक्शंस हैं आपके अलग अलग, काउंट, सम, एवरेज या व्हाटएवर, मेन और मीडियन, वो आप कम सम या वो सारे फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डाटा फ्रेम में। अब आते हैं हम लोग ग्रुप बाय के बारे में बात करते हैं। ग्रुप बाय को हमने एसक्यूएल में भी देखा था कि हम लोग ग्रुपिंग अगर करना चाहते हैं, ग्रुप वाइज रिजल्ट देखना चाहते हैं, कल हमने एग्रीगेट लगाए, लेकिन एग्रीगेट में हुआ क्या कि एग्रीगेशन पूरा हुआ कि टोटल एम्प्लॉय नंबर कितने हैं या टोटल सैलरी का सम कितना हुआ, तो वो टोटल एग्रीगेशन एक पूरी डाटा फ्रेम का एक सिंगल एग्रीगेशन होता था उसके अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, तब उसमें सेल्स का डेटा है पूरे इंडिया में, मान लो किसी कंपनी की सेल्स होती है तो, बट ऑब्वियस वो ये देखना चाहेगा कि टोटल सेल्स कितनी हुई, ठीक है, टोटल इनवॉइसेस कितने बने, टोटल प्रोडक्ट कितने बिके, ये सब तो देखना चाहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसको प्लानिंग करना है फर्दर फ्यूचर के लिए, कुछ एनालिसिस करना है कि वाकई में उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, तो वहां पे फिर ग्रुपिंग की जरूरत होगी। जैसे मैं ये देखना चाहूंगा, सपोज हम लोग हमारे यहाँ की बात करें, तो मैं यहाँ पता करना चाहता हूँ कि कुल मिला के कितनी फीस आई है साल भर के अंदर। सो ठीक है, मैंने कुल मिला के एग्रीगेट कर दिया, मेरे सारे इनवॉइसेस आपके बनते हैं, सारी रिसिप्ट आपके पास आती है, तो वहां पे मैंने पता कर लिया कि देखिए कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने बने, नंबर ऑफ रिसिप्ट कितनी आई, तो मैंने सम वहां पे काउंट लगा दिया। मेरे को कुल कितना फीस आया, तो मैंने वहां पे सम लगा दिया फीस के ऊपर, तो मेरे पास फीस का सम आ गया। और ठीक है, हो सकता है कि जो मेरा सम आया हो फीस का, वो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा आया हो, ठीक है, तो इससे मुझे ऐसा लग सकता है शायद कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है 10%, 20% जो भी आ रहा है मेरे पास, ऐसा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली कई बार क्या होता है, ये रियलिटी नहीं होती। एक्चुअल जब डेटा को आप एनालाइज करने जाओगे तब आपको असली पोजीशन मालूम पड़ सकती है। जैसे अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरा कोर्स वाइज कितने कितने बच्चे हैं, कोर्स वाइज फीस कितनी आई, तो कोर्स वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोर्स वाइज टोटल फीस कितनी कितनी आई, अलग अलग फीस वाइज कितनी आई, ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरा कौन सा कोर्स, यानी मैं 2 साल का 3 साल का यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म करूंगा कोर्स वाइज का, तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है, पिछली बार जावा में सपोज 10 लाख रुपए का बिजनेस हुआ था, इस बार 12 लाख का हुआ, तो जावा का बिजनेस मेरा थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर पाइथन का बिजनेस 8 लाख का हुआ, फिर 7 का हुआ या 6 का हुआ है, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं पाइथन वाले पे ध्यान दे सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है पाइथन में, उस पर ध्यान दे सकता हूँ क्या रीजन है कि मेरा 8 लाख का से 6 लाख हो गया या 4 लाख हो गया, जो भी हो रहा है उसके अंदर, तो कुछ रीजन हो सकता, हो गई होगा, बट ऑब्वियस कम होने का या ज्यादा होने का, तो ये मैं पता करना चाह रहा हूँ, तो वहां पे मैं इस तरह से पता करूँ, तो देखो वहां पे ग्रुपिंग चाहिए, कोर्स वाइज ग्रुपिंग चाहिए। मुझे फैकल्टीज के इंक्रीमेंट्स करना है, तो फैकल्टी का भी परफॉर्मेंस देखना होगा कि पिछले साल इसका परफॉर्मेंस क्या था, इस साल इसका परफॉर्मेंस क्या है, मैं कंपैरिजन करूंगा कि ठीक है, पिछले साल इसकी इस पर्टिकुलर फैकल्टी का टोटल जो बिजनेस हुआ था मान लो 5 लाख का हुआ था, इस बार इसका बिजनेस 8 लाख का हुआ है, तो इसका मतलब है कि फैकल्टी क्या हो रहा है, फैकल्टी का सब अच्छा हो रहा है, नाम अच्छा हो रहा है, ज्यादा बच्चे आ रहे हैं इसके पास में, अच्छा पढ़ा रहा है, तो मुझे उसको ज्यादा इंक्रीमेंट करना चाहिए। किसी फैकल्टी का अगर तो समझ में आ रहा है कि यार इसकी टोटल फीस या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कम हुए हैं इसके अंदर, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि यार क्या रीजन है, ये मैं पता करना चाह सकता हूँ। मैं ये पता करना चाह सकता हूँ कि कॉलेज वाइज कौन कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं,
ताकि अगर कोई कॉलेज ऐसा जो लास्ट ईयर 50 बच्चे आए थे, इस बार 5 ही आए, तो मैं वहां पे जाके बच्चों से बात कर पाऊँ, अपने मार्केटिंग वालों को बोल पाऊँ कि यार देखो इस बार हमारे पास में कम बच्चे आए हैं वहाँ के, तो आप थोड़ा उस पर फोकस करिए। तो ये सब एनालिसिस के पार्ट है हमारे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगी ग्रुपिंग। और कल हमने जो किया उससे एग्रीगेशन तो हो गया था हमारा, लेकिन ग्रुप ग्रुप बाय एग्रीगेशन नहीं हुआ था, ग्रुपिंग ग्रुप वाइज एग्रीगेशन नहीं हुआ था हमारा। सो हियर वी नीड ग्रुपिंग, हमें ग्रुपिंग की जरूरत होगी। और ग्रुपिंग करने के लिए वी यूज ग्रुप बाय मेथड, हम लोग ग्रुप बाय मेथड का यूज करते हैं यहाँ पे। और ग्रुप बाय मेथड का यूज करके आपको जो भी आप ग्रुपिंग करना चाहें, जिससे भी ग्रुपिंग करना चाहें, हो सकता है आपकी ग्रुपिंग किसी सिंगल कॉलम के बेस पे, जैसे मैंने कहा कि मेरी कॉलेज वाइज के बेस पे, या सिर्फ मान लो मेरी जो ग्रुपिंग है वो सब्जेक्ट वाइज के बेस पे। मुझे हो सकता है कि मुझे फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट वाइज ग्रुपिंग करानी, क्योंकि जैसे मैं ही हूँ, तो मैं ओरेकल भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पाइथन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं सी भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे मुझे ये देखना है कि यार पर्टिकुलर फैकल्टी का भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या परफॉर्मेंस है। टोटल परफॉर्मेंस से भी काम नहीं चलेगा कि फैकल्टी की। तो हाँ, मेरे को और ज्यादा अगर डीप में जाना है एनालिसिस के लिए, तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे वहाँ पे फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट वाइज ग्रुपिंग होके मिले मुझे उसके अंदर, ताकि मेरे को ये समझ में आए कि इस पर्टिकुलर फैकल्टी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास सीखे कुल मिला के साल भर में 5 ही बच्चे हैं, उसके पहले 50 बच्चे थे, लेकिन पाइथन में पढ़ गए, तो ऐसा लग रहा है कि टोटल मिला के तो भैया फैकल्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस कहाँ खराब हो गया, सी में खराब हो गया। तो उसका रीजन पता करने के लिए हम लोग की कैसे उसको बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हम लोग, तो ये हर फील्ड में काम आएगा, तो ये हर एक फील्ड के लिए होगा। आप सपोज करें, आप सेल्स की फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे स्टेट वाइज सेल्स चाहिए होगी, स्टेट वाइज मैनेजर वाइज सेल्स चाहिए होगी, स्टेट वाइज मुझे मंथ वाइज सेल्स चाहिए होगी, मुझे मंथ वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए होगी, मुझे ईयर वाइज मंथ वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए होगी, ईयर वाइज प्रॉफिट वाइज सेल्स मुझे चाहिए होगी। तो कई सारे क्राइटेरिया वहां पे होंगे मेरे पास में, जिनके बेसिस पे मैं फाइनली किसी आउटकम पे आ सकता हूँ कि हाँ यार अब मुझे ये वाले स्टेप्स लेना है ताकि मेरा बिजनेस बढ़ पाए। या मैं कोई सपोज करो कि हमारे पास में एनवायरमेंट का डेटा है, ठीक है, कि इतनी सपोज करो पूरे साल भर का डेटा है और कई सालों का डेटा है हमारे पास में, कि टेम्परेचर का डेटा सपोज करो आपकी इतना पे लोअर इतना है, हायर इतना है टेम्परेचर दिन का, उसके हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। प्रिडिक्शन के लिए भी जरूरत पड़ सकती है मुझे, तो वहां पे भी मुझे एग्रीगेशन करना होगा कि पिछले साल या पिछले 5 सालों में जो मई का जो टेम्परेचर था वो एवरेजली मेरा, मुझे लग रहा है कि 1 डिग्री से बढ़ता जा रहा है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इस साल भी संभावना होगी कि मेरा जो टेम्परेचर होगा मई का वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। पिछले 25 सालों का डेटा मैंने लिया, हर साल का मैंने पता किया कि हर साल आपका जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो क्या टेम्परेचर है, एवरेज मिनिमम कितना है, एवरेज मैक्सिमम कितना है, गर्मियों के दिनों में कितना है, ताकि मैं प्रिडिक्शन कर पाऊँ कि ठीक है, हो सकता है संभावना ये बनती है कि पिछले 25 सालों में अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका एवरेजिंग करते करते मालूम हुआ कि 25 सालों में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। आज हम लोग पेपर में पढ़ते हैं ना कि हर साल वो जो भी उसके कई सारे रीजन रहते हैं, ये ओजोन परत और ये हो, उन कारण से आपका ये हो रहा है। आपके किसी और फील्ड की बात करें तो जैसे आपके जैसे भी चंद्रयान गया, कभी मान लो फेल हो जाते हैं, कभी यार कई बार चले जाते हैं, तो उसके डेटा को एनालिसिस करना हो सकता है, यार ये पर्टिकुलर जब गया था तब क्या था, या ये जो पिछले 5 गए सक्सेस हुए तब क्या पे क्या चीजें थी, और अभी जब फेल हुआ तब क्या चीजें कंपेरिजन करने के लिए। तो यहाँ पे हर एक जगह हमें क्या चाहिए होगा, हमें हर एक जगह ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने एसक्यूएल में भी बोला था आपको कि आपको एनालिसिस करना है, प्रेडिक्शन करना है, तो वहाँ पे ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ जो जैसे कुछ लोगों ने बात भी की है जैसे सर से कि हम क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे आप, तो आपको सर ने बताया भी कि डाटा सेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो उन डाटा सेट में आपको मंडे को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी मैं आपको डाटा सेट, हम लोग एक डाटा सेट लेंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। तो उस डाटा सेट में हम लोग क्या क्या तरीकों से एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। फिर वैसे ही आप अपने अपने डाटा सेट आप ले लीजिएगा, यहाँ पे सर से आप ले लीजिएगा जो भी आपको लगता है। आप एक काम भी कर सकते हैं, 3 3 4 4 डाटा सेट ले लीजिए, फिर जिसमें आपको जो अच्छा लगता है उसमें फिर जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो आप उसमें बैठ के प्रिडिक्शन पहले लिख लीजिए कि क्या आपको उसमें से एनालिसिस करना है, और फिर उसके हिसाब से आप अपने प्रोग्राम्स को लिखिएगा। मेरे प्रोग्राम्स यहाँ पे रहेंगे, वो प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं, आप ले पाएंगे, वीडियो में भी होंगे आपके पास में, वो प्रोग्राम्स आप ले लीजिएगा कि कैसे मैंने एनालिसिस के लिए क्या मैंने फंडे देखे हैं, कैसे मैंने उसको ग्राफिकल वे में बताया। जैसे ग्राफिकल वे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि डेटा अगर मैंने आपको अभी 10,000 या 50,000 या 50 लाख लोगों का डेटा दे दिया,
तो यू आर नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, आप हर एक लाइन को रीड नहीं कर सकते हैं। आप यार मैं बैठा हूँ उसके बाद में देख रहा हूँ कि ठीक है ये क्या हो रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। वहाँ पे मुझे वहाँ पे चाहिए हुआ कि मैं कोई प्रोग्राम बना दूँ जिसके थ्रू मेरे पास में डाटा पहले समराइज हो जाए, फिर उस पर एग्रीगेशन परफॉर्म हो जाए, और फिर उसको उसके ग्राफ भी आता है। भाई ग्राफ आने पे होता है, ग्राफ से समझना, जो चीज आपको डेटा अगर मैं दूं उसको समझने में 15 मिनट चाहिए, ग्राफ से आप वो चीज 15 सेकंड में आप समझ। जैसे हम लोग जब क्रिकेट मैच देखते रहते तो हम लोग देखते रहते कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उनके दोनों के रन जो बन रहे हैं उसके स्कोर्स का ग्राफ आ, लाइन ग्राफ आ जाता है। यार ये देखिए इस तरीके से भारत का बढ़ रहा था, इस तरीके से पाकिस्तान का बढ़ रहा था, उसको देखते समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा 15वें ओवर के बाद अपन ऊपर हो गए, 15वें ओवर के बाद में हमारा जो रन का जो रेट है वो ज्यादा अच्छा हो गया उसके अंदर। या दो लोगों का हम लोग देखते हैं कि विराट और रोहित के हमें परफॉर्मेंसेस अगर कंपेयर करना है उसके अंदर कि 10-10 पारियों में क्या कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे भी हमें क्या दो अगर ग्राफ मिल गए तो हमें समझ में आएगा कि ठीक है इनका ये परफॉर्मेंस, प्रिडिक्शन भी हो सकता है कि जैसे हो सकता है कि हर तीसरी पारी में रोहित एक 100 बनाता है, और जब रोहित 100 बनाता है उस टाइम विराट लो स्कोर पे आउट होता है, या विराट जब हाई करता है तो रोहित आपका लो स्कोर पे आउट होता है। तो ये एक एनालिसिस है बेसिकली, एक जो चांसेस है, ये 100% एनालिसिस किसी का सक्सेस नहीं हो सकता कि किसी ने बोल दिया कल इतनी भारी बारिश होगी तो 2 दिन से नहीं हुई, अपने यहाँ तो भारी बारिश सबसे तेज बारिश होगी तो नहीं हुई है, बट वो प्रिडिक्शन था कि संभावना ऐसी है कि ये सारी अगर स्थितियां रही तो इन सारी स्थितियों में बारिश आपकी यहाँ पे तेज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है तो वो प्रिडिक्शन दे देते हैं। प्रिडिक्शन कई बार बहुत जनरली ज्यादातर तो बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। जब मैं मौसम की बात करता हूँ तब तो बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। ठीक है, कई बार वो बोलते हैं कि देखिए तेज बारिश होगी, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि एकदम बादल ही फट गया और इतना बारिश हो गई कि समझ में नहीं आता। बट ये सब होता किसके बेसिस पे, होता सब डेटा के बेसिस पे ही। कि इस तरीके से अगर मान लो टेम्परेचर इतना है, विंड स्पीड इतनी है, देन आपका ह्यूमिडिटी इतनी है, ऐसे आपके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं मौसम के। ठीक है, सैकड़ों पैरामीटर्स होते हैं ये पता करने के लिए या बताने के लिए कि कल आपका मौसम कैसा रहेगा, पिछले 10 सालों का 50 सालों का सारा प्रिडिक्शन लेकर फिर वो प्रिडिक्ट किया जाता है एनालिसिस करने के बाद में कि एक्चुअली ये एक संभावना बनती है कि शायद इतनी बारिश होगी आसपास के एरिया से। तो कई सारी चीजें रहती है वहां पे, तो वो करने के लिए ग्रुपिंग लेकिन एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि और ग्रुपिंग में भी नॉर्मल ग्रुपिंग, और फिर हमें जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा ग्रुपिंग का क्राइटेरिया हो सकता है वो हो सकता है डेट वाइज हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि मुझे मंथ वाइज पता करना है कि मंथ वाइज हमारे यहाँ पे कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, ताकि मैं देख पाऊँ कि हाँ मुझे समझ में आ जाए कि ये वाले मंथ ऐसे होते हैं जब हमारे कम बच्चे एनरोल होते हैं, ये मंथ में ज्यादा होते हैं। जैसे मई जून की बात करूँ मैं, तो मई जून में एग्जाम्स का टाइम रहता है तो कम बच्चे एनरोल होंगे। ऐसे फ्रेशर्स वाले जो बच्चे रहते हैं जो पढ़ रहे होते हैं वो कम आते हैं, और प्रोफेशनल वाले ज्यादा आते हैं। तो मैं और फोकस कर सकता हूँ प्रोफेशनल स्कोर ज्यादा लाने की। मई जून में मुझे मालूम है खाली रहने वाला है अगर हमारा सेंटर, तो उससे बेहतर है कि हम लोग ऐसी कोई ट्रेनिंग ले लें, है ना। तो ये सब प्रिडिक्शन है हमारे लिए, एनालिसिस है हमारे लिए। ये करने के लिए ग्रुपिंग की जरूरत होगी। ये हमारा एक डाटा फ्रेम है जो यहाँ हमने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग लोगों के डाटा भी हैं, कुछ नाम वगैरह में चेंज कर लेता हूँ, कुछ और चीजें भी हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे। पहले इसी पे करते हैं हम लोग, इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट दिखा रहा है हमें। यहाँ डाटा है हमारे पास, और एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सेल और डिपार्टमेंट नंबर का डेटा। ग्रुपिंग अगर हमें करना है तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग ग्रुप बाय का यूज करेंगे, और ग्रुप बाय करने पे हमें एक जो रिजल्ट मिलेगा वो ग्रुप ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, और वो ग्रुप ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है पहले आप देखें, आप लिखने की जल्दी ना करें। df डॉट ग्रुप बाय, और इस ग्रुप बाय में मुझे बताना है कि मुझे ग्रुपिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलम से करनी है या किन कॉलम्स से करनी है। तो कॉलम आपके सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे फैकल्टी वाइज पता करना है तो एक सिंगल क्राइटेरिया, फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट वाइज करना है तो 2 क्राइटेरिया, कई बार मुझे मंथ वाइज फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट वाइज करना है तो 3 क्राइटेरिया होता है। ये काम यूनिवर्सिटीज भी करती होंगी, हर एक फील्ड का ये जरूरी काम है। तो मुझे यहाँ पे पता करना है डिपार्टमेंट वाइज क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखें रिजल्ट में मेरे पास में एक ग्रुप ऑब्जेक्ट आया, डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट निकला है मेरे पास में। यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आया है मेरे पास में, तो मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मेरे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें ग्रुप के साथ में, और मेरा ग्रुपिंग का फंडा क्या था यहाँ पे डिपार्टमेंट।
तो मेरा जो रिजल्ट है वो एक ऑब्जेक्ट में आया, डायरेक्टली मैं उसको भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों चीजें आप बोल सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में इस ग्रुप डेटा को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्रुप बाय लगाया डिपार्टमेंट नंबर, और मैंने उसको यहाँ पे ले लिया है ग्रुप नाम के एक वेरिएबल में ले लिया। नाउ इसमें से मैं अगर देखना चाह रहा हूँ तो देखने के मेरे पास में दो तरीके, अगर मैं पूरा ग्रुप का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि सारे का क्या हुआ है, इन दैट केस मैं इसको लूप का यूज कर सकता हूँ, लूप से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें से वन बाय वन किसी पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है, तो हम लोग गेट ग्रुप का यूज करते हुए इसके पर्टिकुलर ग्रुप का भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स का भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लूप का यूज करता हूँ, और यहाँ पे मुझे दो चीज मिलने वाली है, एक ग्रुप मिलेगा और एक ग्रुप का डेटा मिलेगा। ग्रुप और ग्रुप के रिजल्ट जो भी आपके डाटा होंगे, रो होंगे, यहाँ पे भी एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं किया है, तो रो आपका डाटा जो आएगा वो रो वाइज ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर जी इज फॉर ग्रुप और डी इज फॉर डेटा इन ग्रुप। जो भी ग्रुप में, उसमें से मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, अभी सिर्फ ग्रुप प्रिंट करना है कि क्या क्या ग्रुप हैं। अब मैं जब यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, देन वी कैन सी इट इज शोइंग मी 10 20 एंड 30, यानी कुल मिला के डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ 3 ग्रुप बने। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें से 3 ही अलग अलग डिपार्टमेंट है, 10 के, 20 के और 30 के। तो 10 20 और 30 के मेरे पास में सिर्फ 3 ग्रुप आए। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप को प्रिंट करा लिया, कौन कौन से ग्रुप्स बने। सेकंड काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये भी देखना है कि साथ साथ में उसका डाटा भी प्रिंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट डी लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में वहां से दो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, एक ग्रुप आ रहा था और उसका डेटा आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डी। जब मैंने डी कर दिया है, तो अब यहाँ पे ग्रुप प्रिंट होगा, उसका डेटा प्रिंट होगा, ग्रुप प्रिंट होगा, उसका डेटा प्रिंट होगा। देन यू कैन सी यहाँ पे देखें आप, ये 10 नंबर का आपका ग्रुप है, उसमें कौन कौन से लोग हैं, तो 10 वाले दोनों लोग आपके एक साथ हो गए। देन 20 का ग्रुप है, 20 में सिर्फ एक बंदा है आपका, उसका डाटा आ गया। फिर ये 30 का एक ग्रुप आ गया, 30 में आपके दो बंदे, उनका डेटा आ गया। फाइन, क्लियर। और यहाँ उनके रो नंबर आ रहे, जो रो नंबर आपके यहाँ पे थे वही वाले रो नंबर आपको यहाँ पे भी वो दिखा रहा है। तो वही वाले रो नंबर आपके पास में आ गए। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मुझे जो डेटा चाहिए था उस डेटा को मैंने ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कर लिया। मुझे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप का अगर देखना है तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट ग्रुप डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप। और मुझे यहाँ पे ग्रुप, कौन से ग्रुप का देखना है, मुझे सपोज 30 वाले डिपार्टमेंट का देखना है, तो मैंने सिर्फ 30 पास कर। और ये जो हमने फॉर लूप लगाया, फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ। और अब जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सिर्फ 30 वाले का डेटा मेरे पास में आ चुका है। गॉट इट। तो आपने जो ग्रुपिंग किया है, अगर आपको पूरा लेना है तो आप इस तरीके से एक लूप लगा के पूरा प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक ग्रुप का चाहिए, तो आप गेट ग्रुप का यूज करते हुए आप पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा आप फेच कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने एग्जाम्पल दिए उससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस है।
डेटा भी हम लोग डिक्शनरी से ले रहे हैं और डेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी एक्सेल की फाइल या सीएसवी से ले रहे होंगे। वेरिएबल का नाम ग्रुप रखना जरूरी नहीं, आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। हर फील्ड के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में भी एग्जांपल में आपको पहले दे चुका हूँ। यूनिवर्सिटी पता करना चाहते, ग्रुपिंग करना चाहिए, कॉलेज वाइज क्या हुआ, ठीक है, कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज क्या हुआ है, ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे ग्रुपिंग से आपकी पॉसिबल है। क्लियर? तो एक ग्रुप किया, ये ग्रुप हमने अभी किया एक सिंगल कॉलम से ग्रुपिंग किया और नॉर्मल कॉलम लिए मैंने यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड करता हूँ। जॉब में हम लोग देते हैं जॉब्स भी मैंने यहाँ पे दे दी, तो हर एक बंदे के अब जॉब भी हो गए। अब मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करना है डिपार्टमेंट वाइज और जॉब वाइज, तो मेरे दो क्राइटेरिया है अभी डिपार्टमेंट वाइज करने में। अगर मैं इसी को जब चला रहा हूँ तो डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास में यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो डिपार्टमेंट वाइज आ रहा है, उसमें जॉब भी आ रही है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज क्या हो रहा है उसमें, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 10 का, 20 का और ये 30 का, ठीक है। 30 में एक एनालिस्ट एक क्लर्क है और 20 में 10 में दो क्लर्क हैं और 20 में एक मैनेजर। अब मेरे को यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा थोड़ा बदल गया है। मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे दो चीज हो गई कि मुझे ये पता करना है कि डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज मुझे ग्रुपिंग करना है। अब मैं यहाँ पे दो कॉलम अगर पास कर रहा हूँ, दो कॉलम पास करने पे मुझे वो एक एरर थ्रो कर रहा है बिकॉज उसको एक्सेस ले रहा है। वो मैंने दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए, जब भी हम लोग जनरली दो आर्ग्यूमेंट पास करना है तो यहाँ पे वी विल पास आर्ग्यूमेंट्स इन डिपार्टमेंट नंबर कॉमा। ये जब मैं चला रहा हूँ और नीचे का मैं कॉलम का नाम देना जॉब, जॉब जॉब देना। तो ये चला और अभी रिजल्ट मैंने उसका रोक लिया था, मैंने रिजल्ट उसका प्रिंट नहीं, जैसे वो पहले वाली डाटा फ्रेम ही जो आपकी नॉर्मली प्रिंट हो रही, और मैंने सिर्फ ग्रुप के अंदर मेरा रिजल्ट आ, यहाँ पे मेरे ग्रुप बाय में दो कॉलम है या तीन कॉलम है या चार कॉलम है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। इसको अगर मैं इसी तरीके से फैच करता हूँ जैसा मैंने पहले फैच किया था, ये मुझे एक एरर थ्रो कर देगा, अनपैकिंग वाली एक एरर थ्रो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जी में, अब यहाँ पे आप देखें रिजल्ट थोड़ा चेंज हो, वो बाद में आएंगे हमारे पास डाटा फ्रेम के साथ में। तो यहाँ पे 10 और क्लर्क का एक ग्रुप है आपके पास, 20 और मैनेजर का एक ग्रुप है आपके पास में, और यहाँ 30 एनालिस्ट का एक ग्रुप है, 30 क्लर्क का अलग। तो आपका जो ग्रुपिंग हुई वो कैसी हुई है, वो डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज हुई है। अब डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज होने में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट वाइज क्लर्क मान लो 10 में दोनों थे तो दोनों एक ही ग्रुप में आ गए, लेकिन 30 में हम लोग देख पा रहे हैं कि 30 में आपका एनालिस्ट एक अलग ग्रुप बन गया है, क्योंकि 30 एनालिस्ट का अलग ग्रुप बनेगा और ऐसे ही आपका 30 क्लर्क का अलग बनेगा। जो मैं आपको बोल रहा था कि फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट वाइज चाहिए मुझे, तो यहाँ पे फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट वाइज आ गया, तो फैकल्टी सब्जेक्ट अलग अलग रिजल्ट आ रहे होंगे, या 3 ओरेकल या 3 पाइथन या 3 सी या 3 जावा, उनके अलग अलग चार ग्रुप बनेंगे।
लेकिन जब मैं सिर्फ फैकल्टी वाइज कर रहा हूँ तो या तीन का एक ही ग्रुप आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी। और ये अगर पाइथन का 3.6 के पहले का कोई वर्जन होता तो ये मुझे एक एरर थ्रो कर देता है। यहाँ पे एरर थ्रो इसलिए करता क्योंकि अब मेरे ग्रुप के अंदर कितने ऑप्शन है, वहाँ पे कितने से ग्रुपिंग किया मैंने, दो से, डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज दो से मैंने ग्रुपिंग किया। तो यहाँ पे वो आपको अनपैकिंग की एक एरर देगा, ठीक है, जो कि आप प्रॉब्लम ये आएगी कि जी के अंदर वो अभी तो टपल को रिटर्न कर रहा है, लेकिन उस पुराने वाले वर्जन के अंदर यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी आपको टपल ही पास करनी होती है, लाइक जी कॉमा जे मैंने कर दिया इसमें यहाँ, ठीक है। तो जी कॉमा जे में इस तरह से करता, पुराने वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और यहाँ पे मैं जी कॉमा जे को अगर प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जी भी प्रिंट हो सकता था। तो ये देखिए, तो पुराने वर्जन में 3.6 के पहले वाले में यहाँ पे अगर आपकी ग्रुपिंग दो कॉलम से, तो आपको यहाँ पे अनपैकिंग के लिए, उस ग्रुप के अनपैकिंग के लिए दो आपको वेरिएबल पास करना होंगे, ठीक है। और वो दोनों एज ए टपल पास करना होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि आप जी कॉमा जे कॉमा डी नहीं कर पाएंगे आप वहां पे आपको कितने पास करना होंगे, एज ए टपल पास करना होंगे। अभी के नए वर्जन में उसने हमारे लिए आसान कर दिया। ये देख सकते हैं आप, जब मैंने ब्रैकेट हटा दिए वहां से, तो अब वो आपको एरर हो रहा है कि नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपिक, अनपिक वाली एरर आ रही है। इसका रीजन है कि मुझे यहाँ पे जो पास करना होगा वो फिर मुझे एज ए टपल पास करना इन द सेम वे, ठीक है। यहाँ प्रिंट कराते टाइम आप दोनों तीनों चीजें आप ले सकते हैं, आपका जी प्रिंट हो जाए, फिर आप चाहें तो जे को अलग से आप प्रिंट करा लें, तो जे आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो आपका पहले डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट होगा, फिर उसकी जॉब प्रिंट हो जाएगी, और फिर उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हुआ, फिर जॉब प्रिंट हुआ, और फिर उस जॉब का डेटा प्रिंट हुआ, फिर डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हुआ, फिर जॉब प्रिंट हुआ, और फिर उसका डेटा, फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 एनालिस्ट उसका डेटा 30 प्लस फिर उसका डेटा। तो आपका स्कूल मिला के यहाँ पे अलग अलग चार ग्रुप्स आ, फाइन, नोट कर सकते हैं आप इसको। अभी अब नए वर्जन में जरूर हमें यहाँ पे सिर्फ जी दे दिया तो पूरा एक टपल आ गया था, बट आप दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। आप सिंगल देंगे तब भी काम हो जाएगा, और आप एक टपल देंगे तब भी काम हो जाएगा। यहाँ पे जे नहीं है, अभी जे को मैं हटा देता हूँ। दूसरा वाला भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जी कॉमा जे, then I can print। ये एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, दोनों तरीकों से आप। ओल्ड वर्जन में मैंने बोला ये नहीं चलेगा आपका, ओल्ड वर्जन में फिर आपको ये नीचे वाले तरीके से पास। ठीक है, ये दोनों तरीके अभी हमारे लिए सेम काम करने वाले, तो आप बस ध्यान रखना है। एक ग्रुप जो आपका आने वाला है, एज ए टपल आने वाला है, तो उसके स्पेसिफिक दो ऑप्शन होंगे, आपका जॉब भी होगा और डिपार्टमेंट नंबर भी होगा। उसके लिए मैंने दो वेरिएबल पास कर, हो गया है? ठीक।
यहाँ अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं चला रहा हूँ, ये देख सकते हैं हम, मस्ट सप्लाई टपल टू गेट ग्रुप विद मल्टीपल ग्रुपिंग कीज। अगर आपकी ग्रुपिंग की कीज मल्टीपल है तो आपको यहाँ पे टपल सप्लाई करनी है। फाइन, अगर आप गेट ग्रुप का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टपल सप्लाई करनी होगी। तो टपल में ले लेता हूँ, मेरा ग्रुप में यहाँ पे पास कर देता हूँ। कॉमा मुझे कौन सा देखना है, सपोज करो क्लर्क का देखना है, तो मैंने 30 और क्लर्क पास कर दिया है इसमें। गेट ग्रुप में भी ऊपर चेंजेस करना होंगे आपको। अगर आपकी ग्रुपिंग एक से ज्यादा कॉलम्स हैं देन मस्ट पास टपल टू गेट ग्रुप, गेट ग्रुप को आपको टपल पास करना है। उसी कॉपी में हो गया, आया समझ में फंडा से। चलिए, सपोज हाई एडिट आपने ले लिया। हाई एडिट के लिए आप यहाँ पे ले रहे हैं pd डॉट टू अंडर स्कोर डेट टाइम, और उसको आप डेट पास करना होगी आपको। 5 डेट भी पास करनी होगी हमें यहाँ पे। डेट हम लोग पास कर देते हैं 2019। मैंने हायर डेट्स यहाँ पे पास कर दी, देखते हैं बाकी। और यहाँ पे हायर डेट आ गया आपके पास। डेट से अगर ग्रुपिंग करना है, डेट वाले कॉलम से, जो फ्रीक्वेंट चीज है किसी भी टाइम सीरीज डेटा के अंदर जो फ्रीक्वेंट होगा, जैसे मैं आपको मौसम का बोल रहा था, वहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। अगर मुझे सेल्स और प्रॉफिट का करना है तो वहाँ पे डेट्स और मंथ्स और ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएंगे हमारे। अब ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग में अगर मैं सिंपल यहाँ पे एच पास कर देता हूँ तो ये हायर डेट वाइज मेरी ग्रुपिंग होगी। और यहाँ जी जी जी, जी, अब हम लोग देखते हैं। तो आप देखें यहाँ डेट वाइज ग्रुपिंग हो रही है। तो ये डेट जो है आपकी 23/3/2019, उसका एक एम्प्लॉय है। 13/5/2019 उसका एक एम्प्लॉय है। 26/5 का भी एक एम्प्लॉय है। और उसके बाद 15/7 और 23/7/2019 इनके भी एक एक एम्प्लॉय। अगर मान लो सपोज दो एम्प्लॉय आपके सेम डेट के हो जाए, मान लो इन दोनों की डेट्स को मैं 13 कर देता हूँ, ठीक है, 13/5/2019 दोनों की डेट्स है। तो अब यहाँ जब रिजल्ट देख रहे हैं तो आप 13/5/2019 वाला अगर डेटा देखेंगे देन यू कैन सी अब ये दोनों एक ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसने ग्रुपिंग कर दी। और किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करी है इसने, डेट के बेसिस, है ना। तो डेट के बेसिस पे अगर ग्रुपिंग करना है आपको तो ये डेट वाइज बाय डिफॉल्ट काम करेगा। और उसमें आपको सिर्फ डेट के कॉलम का नाम पास करना है, जिसे आपने पहले भी पास किया था। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे पास
डेट है ना, पूरी डेट है ना, ईयर मंथ और डेट और टाइम भी अगर होता है टाइम को मिला के हो। अगर टाइम अलग अलग हो जाएगा तो हर एक का ग्रुप अलग अलग बनेगा। फाइन। लेकिन मेरे को यहाँ पे मैं मंथ वाइज था, मंथ वाइज ग्रुपिंग होना चाहिए, तो मंथ वाइज ग्रुपिंग चाहिए अगर मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका मैं बदल दूंगा अपने ग्रुपिंग कराने का। और उसका तरीका होगा डॉट dt, डेट के अंदर एक डॉट dt आपके पास में मिलेगी, और डॉट dt में मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे मंथ वाइज, तो मैंने दे दिया मंथ। अब मैंने कहा डी एफ एच डी टी डॉट डी टी डॉट मंथ, मेरे डेट वाले एच डी टी कॉलम के मंथ के अकॉर्डिंगली ये ग्रुपिंग करो। ठीक है, अब मेरे पास में कितने मंथ है अलग अलग, एक 7 है, 5 है और एक 3 है। तीन अलग अलग मंथ है हमारे पास में जिसमें लोग आए हैं। तो यहाँ हम लोग देखें, आप देखें ये आपका 3 मंथ, 3 बार, तीसरे महीने में एक बंदा था आपके पास, 5वें महीने में आपके 2 बंदे हैं, और 7वें महीने में भी आपके पास में 2। तो आपको मंथ वाइज ग्रुपिंग करनी है, देन इस तरीके से आप ग्रुपिंग करें। अब इसमें ईयर कोई भी हो, ठीक है, तो भी वो आएगा। मंथ के केस में आ रहा होगा, अभी हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने डेट वाला एग्जांपल लिया है। तो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ज्यादातर एनालिसिस टाइम सीरीज बेसिस पे ही होता है, ईयरली सेल्स, मंथली सेल्स। फाइन। यहाँ पे मंथ की जगह अगर मैं ईयर कर देता हूँ, तो अब ईयर चूंकि कुल मिला के एक ही ईयर है 2019 सबका, तो ईयर वाइज पूरा एक सिंगल ग्रुप बन गया। बट सपोज यहाँ पे हम लोग एक बंदे को 2018 का कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बने हैं मेरे पास में, एक 2018 का ग्रुप बना है और एक 2019 का ग्रुप। 2018 का डेटा मेरा ग्रुप में अलग हो गया, 2019 का डेटा मेरा ग्रुप में अलग हो गया। फाइन, क्लियर। आप यहाँ पे पास कर सक रहे हैं ईयर, आप यहाँ पे डे पास कर दें। डे का मतलब वो तारीख वाइज हो जाएगा। अब तारीख उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब एक देखें, एक 23/7 वाला है और एक 23/3 वाला है। लेकिन ये 23 तारीख चूंकि आपकी एक जैसी है, तो यहाँ पे 23 वाले दोनों लोग आपके साथ में एक ही साथ में आ गए, तो यहाँ पे 23/3 वाला भी उसी ग्रुप में और 23/7 वाला भी उसी ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया हमने क्या दिया, हमारा क्राइटेरिया हमने ये दिया है इसमें कि डे वाइज कर। तो डे वाइज करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। उसका सब मॉड्यूल है जो डेट वाले के लिए, एक सब मॉड्यूल। डेट का कॉलम कौन सा लिया अपने, डेट। तो डेट वाले कॉलम पे कुछ काम करना है, तो आपको कैसे काम करोगे, तो उसके जो सारे मेथड जो लिखी हुई हैं, जो एट्रीब्यूट्स या फंक्शन जो लिखे गए, वो कहाँ पे लिखे, डीटी मॉड्यूल में लिखे। तो डीटी उसका एक सब मॉड्यूल है। जैसे आपको ध्यान है, हमने एनपी डॉट कैर डॉट स्ट्रिंग वाले जो थे एनपी के अंदर, वो एनपी डॉट कैर से यूज किए थे, और डाटा फ्रेम में हमने डॉट एसटीआर का यूज किया था। तो वैसे यहाँ पे डेट के लिए कायम है वो डीटी में। ठीक है, तो डेट के लिए वो डीटी वाले सब मॉड्यूल के अंदर है।
तो यहाँ जब आप देखेंगे डॉट लगाएंगे, आप इसको थोड़ा वेट करेंगे तो ये पॉइंट के वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में कई सारे, ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शन है। क्वार्टर वाइज करना है, कैसे करना है, क्वार्टर वाइज करना है, क्वार्टर वाइज आप ले सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर भी दिया हुआ है। तो अलग अलग हैं ऑप्शन आप जो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने, अभी हमें यहाँ पे ईयर वाइज हो गया सपोज, तो मैंने ईयर दे दिया, वीक ऑफ ईयर वाइज, वीक वाइज, बहुत सारे ऑप्शन है। आप पूरा ऑप्शन अपने घर पे चला के देखना होगा, इतने ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी हमने ईयर वाइज कर रहे हैं, तो ईयर वाइज आ रहा, ईयर वाइज में कितने ग्रुप आ गए आपके पास में? दो, एक 2018 का, एक 2019 का। आपको ईयर वाइज मंथ वाइज करना है। अब आप देखें 2018 में पांचवें महीने का अलग ग्रुप है, 2019 में तीसरे महीने का अलग है, पांचवें का अलग है और सातवें का है। ठीक है, तो आप दो तीन जितने आपके ऑप्शन आपके पास में, वो कितने आप करना चाहते हैं, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस का क्राइटेरिया क्या है। तो एनालिसिस का क्राइटेरिया अगर आपका सिर्फ ईयर है तो ईयर देते हैं, ईयर मंथ दोनों है तो ईयर वाइज मंथ वाइज आ जाएगी आपके पास में। फाइन, क्लियर। यहाँ पे आप उल्टा कर दें, इसको मैं मंथ वाइज कर दूं और इसको मैं ईयर वाइज कर दूं, क्या फर्क होगा? सेम होगा या अलग होगा? ईयर वाइज मंथ वाइज और मंथ वाइज ईयर वाइज। ठीक है, ये मंथ वाइज ईयर वाइज आ रहा है आपका तीसरा महीना 2019 का, यहाँ पे तीसरा पांचवा महीना 2019 का। इसके पहले वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट आ रहा था यहाँ पे आ रहा था, ये 2019 का पांचवा आ रहा था, उसमें एक बंदा है। और यहाँ पे हमने कहा है उसको पांच और 2019 का अलग ग्रुप है, सात और 2019 का अलग ग्रुप है। तो आपके क्राइटेरिया आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसमें क्या फैक्टर लेना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंडेंट होगा आपका। तो आप ईयर मंथ डे और जो भी वीक ऑफ डेज और आप सब ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हमने डेट के साथ में ग्रुपिंग को देखा है कि डेट में आप अगर ग्रुपिंग कर रहे होंगे तो ये कैसे आप ग्रुपिंग कर पाएंगे। यहाँ पे जरूरी कि आप डेट, बस आपको यहाँ पे जैसे आपने ईयर वाइज किया तो आपने यहाँ पे ईयर वाइज ले लिया, और साथ में आपको लगता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज करना तो ईयर वाइज, डिपार्टमेंट नंबर वाइज, या ऐसा कुछ भी ईयर वाइज, जॉब वाइज, जो भी आपका क्राइटेरिया है वैसा क्राइटेरिया आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ 2018 का 30 का अलग बना, 2019 का 10 का अलग है, 20 का अलग है और 30 का अलग है। अब ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या एनालिसिस चाह रहे हैं। एनालिसिस करने के लिए डेटा का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि डेटा की रीडिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आपको। कि डेटा देख के आप समझ पाए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है। ठीक है, वो थोड़ा डेवलप करने वाला होता है काम, आपको धीरे धीरे ही डेवलप होंगी वो चीज़ें। तो आप किन्हीं भी कॉलम या कॉलम्स से करना चाहते हैं तो आप मिक्सअप भी कर सकते हैं। या मैंने ईयर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट नंबर वाइज, ईयर वाइज, डिपार्टमेंट नंबर वाइज, मंथ वाइज, जो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। फाइन, ठीक है, आया समझ में? अभी आप कितने भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए, तो ग्रुपिंग हमने करके देख लिया, जो ग्रुप में हमने यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन ग्रुपिंग के बाद में अब जो सेकेंड स्टेप होगा हमारा,
ये तो ग्रुप वाइज डाटा अलग अलग कर दिया, डाटा अभी भी उतना ही है, यानी कुल मिला के आपके अगर 5 रो थी आपके टेबल के अंदर, तो अभी भी डाटा तो 5 ही रो था ना आपके पास, सिर्फ ये हुआ है कि वो ग्रुप में क्या हो चुका है, ग्रुप में वो टूट चुका है, वैसा हो गया। अब हमें उस ग्रुप वाले डेटा पे एग्रीगेशन करना होगा। वो एग्रीगेशन आप चाहें तो डायरेक्ट वे में आप कर सकते हैं, यानी आपको इससे ग्रुप की जरूरत नहीं है अलग करने की, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर इजी करना है काम तो वैसा ही करिएगा जैसा हम अभी करते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रिंट df डॉट ग्रुप बाय डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट में आप क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे काउंटिंग हो जाए, तो मैंने पास कर दिया इसको df डॉट ग्रुप बाय और एग्रीगेट में मैंने इसको बता दिया है कि ये काउंट वाले को यूज कर ले, काउंट फंक्शन पे काम करे। सो हियर वी कैन सी डिपार्टमेंट 10, एम्प्लॉय नंबर्स कितने हैं, कुल मिला के 2, ई नेम कितने हैं उसके अंदर, वो भी 2 हैं, जॉब 2 है, हायर रेट भी 2 है और सैलरी भी 2 है। तो हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन अप्लाई कर दिया ग्रुप के ऊपर। ये फंक्शन हमें अलग अलग अप्लाई करना है, हम लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं काउंटिंग चाहूंगा लेकिन मैं एम्प्लॉय नंबर की भी काउंटिंग चाहूंगा, एम्प्लॉय नंबर पे काउंट लगे, कॉमा सैलरी पे एनपी डॉट सम लग जाए, या सम फंक्शन यूज हो जाए या मेन फंक्शन यूज हो जाए, जो भी आप चाहते हैं ये वैसा यूज करना। अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया है और बंद नहीं किया शायद हमने। अब अगर हम लोग देखते हैं देन यू कैन सी, ये आगे आपके पास में डिपार्टमेंट 10 है, उसमें कुल 2 एम्प्लॉय हैं, उसमें सैलरी आप देख सकते हैं कि सैलरी आपकी टोटल सैलरी कितनी है, उसमें 5500 है, 20 है, उसमें एक एम्प्लॉय नंबर है और उसकी टोटल सैलरी एक है तो एक ही वही होगी, और यहाँ 30 में आपके 2 हैं और उनकी टोटल सैलरी कितनी आ रही है, टोटल सैलरी उनकी। तो आप अलग अलग कॉलम पे अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप सारे कॉलम पे एक जैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन मल्टीपल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कल हमने एक तरीका देखा था एग्रीगेट के अंदर वी कैन पास मल्टीपल, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे जो मैंने इतना लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग ग्रुप भी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, जो काम ग्रुपिंग से हो रहा था, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का यूज ना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा आसान भी हो सकता है। आप एक सिंगल लाइन में इतना सारा नहीं लिखना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, तो आप पहले ग्रुप बाय को अलग कर लें, वेरीफाई कर लें, फिर आप ग्रुप बाय जो भी आपका रिजल्ट आया होगा उसको आप उस पर आप डॉट एग्रीगेट या डॉट एजीजी लगा दीजिए उसमें। अरे पर काउंटिंग तो 2 ही है ना बेटा, डिस्टिंग माने होगा, अरे वो आपने ग्रुप में लिया होगा तो डिस्टिंग हो जाएगी ना चीज। आपने डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट कॉमा जॉब लिखा होगा तो वो एक ही बार होगा, लेकिन जब आप काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग तो आपके ग्रुप बन गया, ग्रुप की रोज आ गई, अब रोज के ऊपर आपने काउंट लगाया, तो ये जो हमारा जो काम कर रहा है वो डेटा पे काम कर रहा है। ठीक है, तो डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो आपके क्लर्क 2 हैं तो 2 ही आएंगे, तो फिर वो आपकी तो गलत हो जाएगी। काउंटिंग एक दिखा रहा होगा, मालूम पड़ा 5 क्लर्क है, लेकिन सम ऑफ सैलरी आप देख रहे हो कि तो यार इतना सैलरी हो गया उसका, तो गड़बड़ हो जाएगी ना उसके अंदर, तो वो 5 आना जरूरी है उसके अंदर। तो ये जो आपकी एग्रीगेशन हो रहा है वो ग्रुप के डेटा पे हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग, देन सेकेंड स्टेप इज एग्रीगेशन। अगर आपने कल हमने जब देखा था, इसलिए मैंने एग्रीगेशन कल पहले पढ़ाया था आपको, कि एग्रीगेशन जब हमने कल देखा तो सिंपली पूरी टेबल को एक सिंगल ग्रुप मान के काम कर रहा था, तो ईएमपी के टोटल काउंट, ईएमपी का टोटल सम, वो सब कल वैसा दे रहा था आपको। अब आज हमने स्टेप बदल दी कि हम लोग चाह रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज पता करना है, डिपार्टमेंट कुल कुल लोग कितने हैं, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी कितना है, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज कितना है, मीन कितना है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे, जैसा आप यहाँ दे देंगे वैसा काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपने अलग अलग इस पे यूज कर लिया, एम्प्लॉय नंबर यूज कर लिया, ठीक है, और काउंट यूज कर लिया।
जैसा मैंने कहा, अच्छा आप चाहें तो इस रिजल्ट को भी है ना सिंपल, आप इस रिजल्ट को आरईएस में आप ले लीजिए और एक ब्रैकेट आप यहाँ से हटा सकते हैं, देन आप सिंपली प्रिंट आरईएस कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट तो भी आपका जो रिजल्ट है वो वही रहने वाला है। और आप एक चीज चेक कर सकते हैं बस यहाँ पे, जो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस आरईएस, इट इज also a data frame, it is returning as a data frame, ये data frame return कर रहा है, then you can see and again you can perform more operation on this data। आरईएस में क्या आ रहा है, मेरे पास में डेटा फ्रेम आ रही है, तो आरईएस एक, मैंने इसके पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म किए वो भी डेटा फ्रेम पे की। अब ये जो मेरे पास में एक समराइज डेटा फ्रेम आ गई, इसमें मुझे और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप फिर से इस डेटा फ्रेम को यूज करते हुए इसमें और ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हैं, जो भी ऑपरेशन आप चाहते हैं। तो ये डाटा फ्रेम रिटर्न कर रहा होता है। जब आपने यहाँ पे देखिए ग्रुप जब मैंने किया तो उसमें डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं करी थी, ग्रुप ने आपको एक ग्रुप ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, लेकिन जब आपने इस पे एग्रीगेशन लगा दिया तो आफ्टर एग्रीगेशन यू आर गेटिंग डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम है आपके पास में, तो आप डाटा फ्रेम पे आप क्या कर सकते हैं, डाटा फ्रेम पे जो भी ऑपरेशन आप इसके आगे करना चाहें, तो कई बार क्या बहुत बड़ा टास्क होता है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की, चलो पहले इतना काम कर लेते हैं, अब इसके बाद जो आएगा उसमें बाकी का काम करेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। करता हम लोग इसके आगे बहुत सारी चीजें सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे तो फिर हम लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। तो एग्रीगेशन करके और मैंने यहाँ पे रिजल्ट ले लिया। और एक चीज और जिसका हम लोग कल भी बात की है, मैंने यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे पास कर दिए हैं, ये हटा देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मुझे पास करना होगा ऐसे लिस्ट या टपल, लिस्ट या टपल पास कर देता हूँ। सो वी कैन सी अब सारे ऑपरेशन हो रहे हैं आपके इसके ऊपर, वो आपका सम भी हो रहा है और काउंट भी हो रहा है, एक काउंट का रिजल्ट आ रहा है, एक सम का रिजल्ट आ रहा है, ये एम्प्लॉय नंबर का काउंट है, ये एम्प्लॉय नंबर का सम है, ये ईनेम का काउंट है, ये ईनेम का सम है, ये जॉब का काउंट है, ये जॉब का सम है, जो भी है, तो सैलरी का काउंट है, सैलरी का सम। ठीक है, तो आप अगर पूरी डाटा फ्रेम पे अगर आप मल्टीपल फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, आप जितने भी चाहें उतने फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, हर एक कॉलम के लिए जो फंक्शन आपके अप्लाई हो रहे हैं सारे फंक्शन अप्लाई होंगे, यानी काउंट भी अप्लाई होगा हर एक कॉलम के लिए और सम भी आपका अप्लाई होगा। क्लियर, यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ही करना चाह रहे हैं, तो मैं सेल कॉलम पे ही करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल कॉलम पास कर दी। अब यहाँ पे एक एरर आना चाहिए, वो है डिपार्टमेंट नंबर की एरर आना चाहिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मैंने डाटा फ्रेम ली है एक्चुअली, अब वो डाटा फ्रेम में सिर्फ सेल वाला कॉलम लिया है, और फिर जब मैं ग्रुपिंग बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर से, तो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है ही नहीं जब उसकी बेसिक वाली चीज में यहाँ पे डीएफ सेल के अंदर, तब कैसे वो डिपार्टमेंट वाइज कर पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कर पाना उसके लिए लॉजिकली। आप देख सकते हैं की एरर आ गई डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे करवाना ही है डिपार्टमेंट वाइज, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पास like this कि df के डिपार्टमेंट नंबर वाइज कर, नाउ इट इज वर्किंग फाइन, नाउ इट इज काउंटिंग ओनली सेल, इट इज समिंग ओनली सेल, ये काउंट और सम जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सेल वाले कॉलम पे ही अप्लाई करता है, लेकिन ग्रुपिंग में डिपार्टमेंट वाइज कर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप, क्योंकि सैकड़ों हजारों चीजें हैं यहाँ पे करवाने के लिए, मैं आपको सब एग्जांपल की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी टाइप की जरूरत पड़े तो आप उसको अप्लाई कर पाए। यू कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स आल्सो हियर, आप यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम भी ले सकते हैं, हमने कल लेके देखे भी थे एक से ज्यादा कॉलम कैसे लेना होता है। और इसका मैंने रीजन बता दिया है आपको कि अगर मैं यहाँ पे डीएफ डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखूंगा तो डिपार्टमेंट नंबर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि डीएफ डॉट सेल यानी डाटा फ्रेम जो उसको मिल रही है, एक्चुअली सीरीज मिल रही है उसको, डाटा फ्रेम नहीं मिल रही है, आई विल शो यू मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, हमने शुरुआत से बात की कि आपके डाटा फ्रेम के अंदर जो सारे कॉलम्स हैं एक्चुअली वो हर एक कॉलम क्या है, सीरीज है, डाटा फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ अ सीरीज।
आ रहा है समझ में ग्रुपिंग वगैरह? थोड़ा उसको एक्चुअल एग्जांपल से रिलेट करके देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें आसानी से समझ में हो गया। ठीक है, चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, मैं प्रिंट करता हूँ ये सेल प्रिंट, फाइनल आखिरी में आ जाएगा डीएफ का सैलरी वाला कॉलम प्रिंट हो गया। ठीक है, और अब जब मैं इसका टाइप देख रहा हूँ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस डीएफ सेल, क्या है सीरीज। सीरीज के अंदर अगर मैं चेक करूंगा तो क्या निकलेगा एनडीआर। नहीं समझ, हमने सीरीज के कैसे चेक किया था ना कि सीरीज के अंदर जो है वो क्या है, वो एनडीआर था। तो अल्टीमेटली एनडीआर से सीरीज बनी, सीरीज से आपकी डाटा फ्रेम बनी। अल्टीमेटली डाटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ, हाँ पर ये इनडायरेक्टली एनडीआर है बट डायरेक्टली सीरीज, और सीरीज इज एनडीआर। तो हम लोग वही स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते चले आ रहे। तो आप जब भी चेक करेंगे आप किसी भी कॉलम का टाइप आपके डाटा फ्रेम के अंदर, तो यू विल फाइंड कि वो आपको रिजल्ट में क्या देने वाला है, रिजल्ट में वो आपको सीरीज देगा। सीरीज का भी एक और चेक करेंगे तो फिर वो आपको बताएगा कि उसका टाइप क्या है, वो एनडीआर है। और यहाँ पे आप एक चीज और तो आपने देखी, यहाँ पे जो भी आपका जो भी रिजल्ट आएगा इसमें इंडेक्सिंग हो रही है, क्योंकि सीरीज में इंडेक्सिंग होती है ना। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग अपने आप से आपके पास में आ रही है। आप देख लें 0 1 2 3 4 है, तो हर सीरीज में इंडेक्सिंग तो होती है, तो इंडेक्स वाला भी आपको आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इसमें? तो डाटा फ्रेम में हर एक चीज जो है हमारे पास में वो एक सीरीज ही है, हर एक कॉलम हमारे लिए सीरीज कॉलम। तो सीरीज वाले आप सारे ऑपरेशन जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये एग्रीगेशन क्लियर हो गया कि एग्रीगेशन हम अलग अलग कॉलम पे कैसे करना चाहेंगे, एक कॉलम पे मल्टीपल कैसे करना चाहेंगे, पूरी डाटा फ्रेम पे आप कैसे परफॉर्म करना चाहेंगे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे भी देख ली। उसके बहुत सारे आपके कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं चीजों के, वो थोड़ा आपको नीड पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डाटा फ्रेम का इटरेशन। डाटा फ्रेम अभी हमने ग्रुप का इटरेशन किया था, और उसके पहले हमने नम्पी का इटरेशन किया होगा, जो NDITR नाम से हमने एक उसके अंदर देखा था। यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, देखते हैं कि डाटा फ्रेम को इटरेट करें तो क्या होगा। तो सपोज इफ आई एम टेकिंग फॉर सी इन DF, और DF को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, इफ आई एम प्रिंटिंग दिस सी, तो इट रिजल्ट्स मी ओनली कॉलम हेडिंग्स। जो भी आपके यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स होंगे हमारे पास में, ये कॉलम के हेडिंग्स इधर। तो जब भी आप डाटा फ्रेम पे इटरेट कराएंगे तो यू कैन गेट कॉलम हेडिंग्स ऑफ अ डाटा फ्रेम। डाटा पे इसने इटरेशन नहीं परफॉर्म किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ कॉलम के ऊपर किया है, और कॉलम के नाम आपको यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं प्रिंट सी। So you want to get column names only, so you can do this. आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, what is the column name of any data frame। डाटा पे करना है तो तीन मेथड है डाटा पे आपके परफॉर्म कराने के, हमारे पास में तीन तरीके, तीन अलग अलग मेथड दी हुई है। एक है आपके पास में इटर आइटम्स। इटर आइटम्स मेथड जो है की वैल्यू पेयर पे, की वैल्यू पेयर टाइप का ये इटरेशन करेगी। मैं यहाँ पे C R ले रहा हूँ, दो मैंने वेरिएबल ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी कैन चेक C R का क्या प्रिंट हो रहा है। तो हियर वी कैन सी, ये जो हमें रिजल्ट दे रहा है ये कॉलम वाइज काम कर रहा है, और यहाँ पे कॉलम वाइज के हिसाब से आप देखें, सबसे पहले इसने एम्प्लॉय नंबर पे काम किया, और एम्प्लॉय नंबर की सारी रोज को, सारे आइटम्स को इसने इटरेट कराया। देन इसने ईनेम पे काम किया, और ईनेम की सारे रोज को, आइटम्स को इटरेट कराया। देन इसने HDD पे किया, सेल पे किया, जॉब पे किया, डिपार्टमेंट नंबर पे किया। इसने हर एक कॉलम वाइज इटरेशन परफॉर्म किया। तो इटर आइटम जो आपका परफॉर्म कर रहा है, आप इसका इटरेशन का जो तरीका है वो आप ध्यान रखें।
ये कॉलम वाइज है ना, इंडेक्स वाइज कॉलम वाइज, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको उस तरीके से परफॉर्म। पहला कॉलम लेगा, उसको इटरेट कराएगा, फिर दूसरा कॉलम, फिर उसका इटरेशन, थर्ड कॉलम उसका इटरेशन एंड सो ऑन। ये कॉलम और उसकी रो आ रही है, रो नहीं आ रही है, कॉलम और उसकी रो आ रही है। फाइन। सेकंड है आपके पास में इटर रोज। इटर रोज में आप देखें रिजल्ट में, अब ये आपका जब रिजल्ट आ रहा है, ये आपके रो इंडेक्स वाइज रो वाइज कर रहा है, यानी आपका जो रो इंडेक्स है वो पहला 0 है, और उसमें एम्प्लॉय नंबर में क्या वैल्यू है, इनेम में क्या वैल्यू है, जॉब में क्या वैल्यू है, एचडीडी में क्या है और सेल में क्या है, यानी पहली रो का इंडेक्स और उसकी रो, सेकेंड रो का इंडेक्स फिर उसकी रो। ये चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इटरेशन का जो ऑर्डर है इट इज कम्प्लीटली चेंज। पहले कॉलम वाइज हो रहा था, अब ये रो वाइज इटरेशन है आपका। तो रो वाइज में बता रहा है कि आपकी जो 0 रोज है, पहली जो रो था 0, हमने इंडेक्सिंग किया नहीं है यहाँ पे रो का, तो उसमें बता रहा है कि उस रो में एम्प्लॉय नंबर है, इनेम है, एचडीटी है, जॉब है, सेल है एंड सो ऑन। फाइन। तो यहाँ पे भी मुझे दो वेरिएबल्स यहाँ पास करने थे, और दोनों वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास की, सी और आर मैंने कर दिया। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए वो सी और आर, आप उसका नाम रो इंडेक्स यानी आर आई और डेटा या आर डी आप लिख सकते हैं, रो डेटा। ठीक है, तो इटर आइटम्स में कॉलम वाइज डाटा वाइज, इटर रोज में रो इंडेक्स वाइज रोज वाइज। ठीक है, और तीसरा है आपके पास में इट इज कॉल्ड इटर टपल्स। यहाँ पे दो नहीं आएंगे आपके पास में, सिंगल एक टपल आ रही होगी आपके पास में, इटर टपल्स। और यहाँ पे दो आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक टी ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे टपल जो होगी आपकी, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देगी, एक उसका रो इंडेक्स बताएगी, फिर रो का डाटा बताएगी। तो एक पांडास की एक स्पेशल टाइप की टपल आएगी आपके पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पांडास की एक स्पेशल टपल आ रही है। और पहली टपल का इंडेक्स है आपका 0, फिर एम्प्लॉय नंबर है, फिर इनेम है, फिर जॉब है, फिर एचडीटी है, फिर ये सेकंड और ये फिर थर्ड एंड फोर्थ, जितना भी डेटा है आपका एक अलग वे में आ रहा है। तो इटर टपल्स है, टपल जैसा आप इसको सोचें, ये टपल है हमारी, यहाँ से आप देखें टपल का डेटा है इसके अंदर अलग अलग। टपल एक्सेसिंग जैसी करते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, यहाँ पे टपल एक्सेसिंग अगर आपको करना है, सपोज आपको टपल में से जो भी हमारा सेकंड एलिमेंट है इंडेक्स वाइज, है ना, पहला तो 0 में इंडेक्स हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं 2। तो आप देखें आपका सिर्फ नाम वाला जो है आपका सिर्फ नाम प्रिंट हुआ। तो जो आपने टपल पे परफॉर्म किया वैसे ऑपरेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर जरूरत है आपको। तो मैंने T2 कर दिया, तो मेरी जो टपल आ रही थी उसमें सेकंड, यानी ये एक्चुअली सेकंड ये होगा 0 1 2 पे, इंडेक्स उसके लिए पहला होगा, एम्प्लॉय नंबर उसके इंडेक्स 0 होगा, एम्प्लॉय नंबर 1 होगा, और इनेम उसके लिए टपल के केस में आप देखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप T2 अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो वो आपको सिर्फ नाम दे रहा है, और आप सिर्फ टी करते हैं तो वो आपको क्या दे रहा है वो आप जानते हैं उसमें। बाकी ऑपरेशन कितने देखे हैं हमने तो आप सब। अच्छा, यहाँ पे आप टाइम का भी देख लें, डेट को भी आप देखते चले हमेशा। डेट मैंने सिर्फ यहाँ पे ईयर और मंथ और वो पास किया था, लेकिन उसमें समय भी आ रहा है, सो आप उसमें टाइम भी आप ले सकते हैं वहाँ पे। फाइन। इटीरेशन समझ में आ गया, 3 टाइप से बल्कि 4 टाइप से बोल सकते हैं। तो पहला नॉर्मल इटीरेशन जिसमें सिर्फ कॉलम्स के हेडिंग आएंगे आपके पास में, और उसके बाद में 3 अलग अलग टाइप के इटीरेशन हैं आपके पास में, इटर आइटम, इटर रोज और इटर टपल्स।
तो एक आसान सा मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसमें चेंज कर दिया। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 10, 20 और 30। यहाँ मैं वहां पे भी सकता था, पर उसको सही है। हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है हमारे पास। इसका शेप हम लोग पहले देख चुके हैं। डीएफ डॉट शेप करके आप शेप देखेंगे तो शेप मिल जाएगा। ये डाटा मैंने इसलिए दिया कि आपको मैंने कुछ फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि हमने अप्लाई फंक्शन का यूज करके देखा था सीरीज पे, और पाइप फंक्शन का यूज करके देखा था। तो वही फंक्शनलिटी आप अगर डाटा फ्रेम पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आपके पास मेनली 3 फंक्शन है आपके पास अप्लाई करने के लिए, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फंक्शंस को। आपका पहला होगा पाइप फंक्शन जो टेबल वाइज वर्किंग करेगा। दूसरा होगा आपका अप्लाई फंक्शन जो रो या कॉलम वाइज अप्लाई कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम। और तीसरा आपका जो फंक्शन है इट्स कॉल्ड अप्लाई मैप। और अप्लाई मैप जो आपका यूज होता है वो होता है एलिमेंट। तो एलिमेंट वाइज कुछ काम करना है तो आप अप्लाई मैप का यूज करते हैं, एलिमेंट वाइज काम करते हैं। यहाँ पे कैसे ये काम करेंगे तो आपको वो भी ध्यान आ रहा होगा कि मैंने एक एडर नाम से फंक्शन बनाया था, और जिसमें मैंने E1 और E2 कुछ लिया था, और फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करा दिया था। एक छोटा सा लॉजिक था, बड़ा नहीं था। तो E1 और E2 मैंने लिया, तो इसी के साथ में फिर लैम्डा भी देखा था हमने साथ साथ में, पर अभी मैं नहीं ले रहा। अब यहाँ पे इस डाटा फ्रेम पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं पहले ले रहा हूँ df डॉट पाइप। अब पाइप फंक्शन के अंदर मुझे फंक्शन देना होंगे और उस फंक्शन के आर्गुमेंट देना होंगे। तो मेरा फंक्शन है एडर जो मैं यूज करना चाहता हूँ, और एडर के अंदर मैंने पास कर दिया कि वैल्यू ऐड करानी मुझे 10। तो मेरे डाटा फ्रेम के यहाँ पे जो भी पास होता जाएगा डेटा, उसमें हर एक के लिए वो क्या ऐड कर दे, 10 ऐड कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ऐड अगर मैं करा रहा हूँ तो 1 जो था मेरा अब वो 11 हो गया है, जो 21 था जो 21 था जो 31 हो गया है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मेरी पूरी डाटा फ्रेम पे एडर फंक्शन को अप्लाई। तो ये पाइप फंक्शन है जो टेबल वाइज आप यूज कर सकते हैं। टेबल वाइज के लिए पाइप फंक्शन होता है। देन आई हैव अप्लाई फंक्शन। अप्लाई फंक्शन का हमें ये मालूम था, अप्लाई फंक्शन में आई कांट पास दिस पैरामीटर, ये पैरामीटर में पास नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे एरर थ्रो करेगा कि एडर के लिए नो एक्सिस नेम 10, तो मैं उसके लिए 10 पास कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक्सिस वाइज काम करने वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे एडर कॉमा 2 अगर मैं पास करता हूँ तो भी मेरे लिए अच्छा, मैं इसको अंदर टपल में भी पास कर देता हूँ। सपोज मैंने टपल में पास कर दिया इसको एडर कॉमा 2, बट कोई रिजल्ट नहीं है मेरे पास में यहाँ पे। और अगर मैं सिंपल एक एडर पास कर दूंगा तो भी मेरा काम नहीं करने वाला, क्योंकि एडर इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एंड आई कांट पास हियर। मैं यहाँ पे पास नहीं कर सकता हूँ रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट इन अप्लाई फंक्शन। ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकती थी कि मैं यहाँ पे E2 इक्वल्स टू, अगर मैं सपोज करो कोई वैल्यू ले लेता हूँ उसमें लाइक 5, नाउ इट विल वर्क, ये अब काम कर लेगा, ये अब काम कर लेगा, लेकिन बगैर उसके काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है पाइप और अप्लाई का, कि पाइप में आप किसी भी फंक्शन को यूज करके कोई भी आप उसके आर्गुमेंट भी आप पास कर सकते हो, कितने भी आर्गुमेंट आपके हो सकते हैं, लेकिन अप्लाई के साथ में ये पॉसिबल नहीं है। अप्लाई में जैसे मैं यहाँ पे np डॉट सम का यूज कर रहा हूँ, जब मैं np डॉट सम का यूज कर रहा हूँ देन यू कैन सी अब ये np डॉट सम जो हुआ है वो कैसे हुआ है यहाँ पे। तो आप टोटल करिए, आप इसके अंदर 1 और 11 12, 12 और 21 33। तो 33 आपका, यानी इसने कॉलम वाइज अप्लाई कर दिया मेरे इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, np डॉट
सम, np डॉट सम को अप्लाई का यूज करके मैंने कॉलम वाइज अप्लाई कर दिया। आप इसी अप्लाई का यूज करके आप चाहते हैं रो वाइज अप्लाई हो जाए, इसीलिए मैंने डिक्शनरी का डेटा हटा दिया था। यहाँ पे मैंने एक्सिस पास कर दिया 1। अब एक्सिस 1 अगर पास कर दिया, अब आपका रो वाइज यहाँ पे टोटल होगा। सो 1 2 और 3 मिलके 6 हो गए, 11 12 13 मिलके 36 हो गए, 21 22 और 2 मिलके 45। ठीक है, लेकिन यही एनपी सम फंक्शन अगर मैंने पाइप में यूज कर लिया ना, क्योंकि एडर के केस में अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू दी तो पाइप और वो दोनों एक जैसे काम करते हुए दिख रहे थे, लेकिन एनपी डॉट सम को अगर आप देखें, यहाँ पे हर एक एलिमेंट आपका जो भी आ रहा है वो वैसा कि वैसा ही आ रहा है जैसा आपका वहां पे पाइप में उसमें आएगा। इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज काम कर, टेबल वाइज काम कर। एनपी डॉट सीन का यूज करो, साइन वाले फंक्शन का यूज किया, ये आपकी साइन वैल्यूज आ गई, ये आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट। तो पाइप और साइन में जो डिफरेंस है बेसिकली वो हमारे पास में ये है कि अगर हम लोग हमारा फंक्शन ऐसा है जिसमें हमें एक्सप्रेशन या आर्गुमेंट पास कर रहे तो हम लोग नहीं। तीसरा फंक्शन कौन सा है हमारे पास में, इट इज कॉल्ड अप्लाई मैप। तो हम लोग df डॉट अप्लाई मैप का यूज कर सकते हैं। अप्लाई मैप में अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, ये एलिमेंट वाइज ही काम करने वाला है, इसमें आपके रो और कॉलम वाइज नहीं हो पाएगा। मैं np डॉट सम का यूज कर रहा हूँ, और np डॉट सम का अगर मैं बीच के हटा लेता हूँ मैं कुछ रिजल्ट, बाकी एक ही दो ही रिजल्ट आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें ये आपका वैसा के वैसे ही आ गया, हर एक एलिमेंट आपका वैसे ही है, 1 है 2 है 3 है 11 12 13 21 22। ये आप जो भी आपका देना चाहे, आप एडर को यूज करें। मैंने यहाँ पे एडर यूज कर लिया और एडर कॉमा 2 मैंने पास किया है यहाँ पे। अब एडर कॉमा 2 पास कर रहा हूँ, अप्लाई मैप टेक्स्ट 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, यानी अप्लाई मैप के साथ में आपको एक और कंडीशन हो गई है कि अप्लाई मैप में आप यहाँ पे दो आर्गुमेंट इस तरीके से पास नहीं कर पाएंगे जो आपने पाइप में पास कर दिए थे। अब मैं दोनों को एज ए टपल पास कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए टपल जब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, देन टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल किया जाएगा। तो यहाँ आपको जो भी देना है वो ऐसा कुछ देना है जो हर एक एलिमेंट पे सिर्फ इंडिविजुअली ही काम कर पाए। जैसे एमपी डॉट साइन जो मेरा हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली वर्किंग कर सकता है, तो यहाँ पे ये फंक्शन काम कर सकता है। अप्लाई मैप फंक्शन इज ओनली फॉर एलिमेंट वाइज, ठीक है। टेबल वाइज करना है तो पाइप यूज करें, और कॉलम या रो वाइज करना है आपको फिर आप अप्लाई करें। और ये मैप और अप्लाई, अप्लाई मैप जो है ये दो अलग अलग फंक्शन है बेसिकली जिनका एक कॉम्बाइंड बनाया गया है। आप मैप यूज करके और अप्लाई भी यूज कर सकते हैं। आपके अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वो कि पहले मैप यूज कर लिया फिर उसको अप्लाई फंक्शन पे कॉल कर लिया, आप ऐसा भी गॉट इट। तो ये था हमारे कुछ फंक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉइंट्स। डाटा फ्रेम आपके पास में एक से ज्यादा होंगी। तो जैसे हमने टेबल पे ज्वाइन किए थे वैसे ही ज्वाइंस हम लोग डाटा फ्रेम पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डाटा फ्रेम ले रहा हूँ जिसका नाम है EMP। मैं एक और डाटा फ्रेम ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ DPT। यहाँ पे मेरा जो कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है, और उसकी वैल्यूज में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 10 20 30। सिर्फ 4 वैल्यूज ही लेनी है मुझे। नेक्स्ट कॉलम है मेरे पास में डी नेम। डी नेम में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे पहला है अपना अकाउंटिंग, सेकंड है हमारा परचेज, थर्ड है हमारा सेल्स, फोर्थ है हमारा
आपके पास में लोकेशन भी कॉलम था हमारे टेबल में, तो एक में हम लोग लेते हैं, एक में हम लोग लेते हैं, और डाटा फ्रेम में DF1 ले लेता हूँ, एक DF2 लेना हूँ, एक मेरी बनेगी EMT से, और सेकंड मेरी बनेगी टी। अब ये मान लो 2 डाटा फ्रेम है भाई एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट, ये इसलिए ले रहा हूँ कि हमने पहले एसक्यूएल में काम किया तो आपको आसानी से रिजल्ट भी समझ में आएंगे। ये दो डाटा फ्रेम हमने लिए, उनको मैं प्रिंट नेम दिए। दीज आर 2 टेबल्स, दो टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑपरेशन, जैसे मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय के साथ में उसके डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन चाहिए, ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे ज्वाइन यूज करना है। और ज्वाइन यूज करने के लिए आप पांडास की या पीडी की मर्ज मेथड का, पीडी डॉट मर्ज का आपको यूज करना है। कैसे आप यूज करेंगे, सिंपल प्रिंट pd डॉट मर्ज, और यहाँ जैसे मैंने ओपन किया ब्रैकेट, इट इज आस्किंग फॉर, वी कैन पास सो मेनी पैरामीटर्स, यहाँ पे कई सारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी हैं। एक है लेफ्ट, एक है राइट। लेफ्ट का मतलब है पहली डाटा फ्रेम, राइट का मतलब है दूसरी डाटा फ्रेम। तो आप एक बार में 2 डाटा फ्रेम यहाँ पे पास कर रहे होंगे। देन हाउ का मतलब है, हाउ इक्वल्स टू यहाँ पे दिया इनर, बाय डिफॉल्ट इट विल परफॉर्म इनर जॉइन। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, आप लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो जाएगा, राइट देंगे राइट आउटर ज्वाइन हो जाएगा, आउटर देंगे तो आउटर ज्वाइन हो जाएगा, यानी फुल आउटर ज्वाइन हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे देने के लिए, आप लेफ्ट दे दें, राइट दे दें, आप किस तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑन, ऑन में बाय डिफॉल्ट ऑन का मतलब है कौन से कॉलम के बेसिस पे आप करना चाह रहे हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नन है। देन है आपके पास में लेफ्ट ऑन, देन है राइट ऑन, फिर एक राइट इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स, फिर है सॉर्ट, सॉर्ट जो डिफॉल्टली चलता है, और सफिक्सेस और वैलिडेट। ये कुछ अलग अलग ऑप्शन है। अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ DF1 को मैं लेना चाह रहा हूँ DF2 से। ठीक है, आई एम नॉट पासिंग एनी अदर पैरामीटर, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, मैंने ना ये बताया है इसको कि वेयर कंडीशन क्या होगी, यानी बाय डिफॉल्ट ये कौन से कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बट नाउ इन दिस केस वी कैन सी कि रिजल्ट हमारे सामने आ गया, और हर एक के सामने उसका डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन आ चुका है। ठीक है, 10 के सामने अकाउंटिंग आया है, 20 के सामने परचेस आया है, 30 के सामने सेल्स आया है, तो सही है जो हमने पास किया, एग्जैक्टली यही पास किया है। 10 अकाउंटिंग है, 20 परचेस है और 30 सेल्स। यानी इन दिस केस इसने अपने आप से, आपको नेचुरल ज्वाइन अगर याद आ रहा हो तो इसने नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर दिया, यानी इसने खुद से वो कॉलम को ले लिया है जो दोनों टेबल के अंदर या दोनों डाटा फ्रेम के अंदर कॉमन था। फाइन, तो ये यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन जैसा परफॉर्म हो गया कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि किस कॉलम के बेसिस पे इसने ज्वाइन करना है, और इसने अपने हिसाब से ज्वाइन कर लिया। pd डॉट मर्ज, आपके पास अलग अलग डाटा फ्रेम्स होंगी, अलग अलग टाइम की, अलग अलग सब्जेक्ट की डाटा फ्रेम हो सकती है। वहाँ पे अलग अलग ईयर का डेटा अलग अलग डाटा फ्रेम में हो सकता है, एक्सेल फाइल के अंदर हो सकता है, वहाँ पे आपको ज्वाइन की जरूरत पड़ सकती है, किस बेसिस पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। डाटा फ्रेम हमने EMP लिए, एक डिपार्टमेंट लिए, ये बिल्कुल टेबल ही मान लें आप, जो हमारे स्पॉट में टेबल थी। ठीक है,
तो इट इज जॉइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, कल हमने फी लेने वगैरह देख लिया था। फी लेने में यहाँ पे भी आपको जो हमने सीरीज में उसमें देखा था कि आप मेथड आप पास कर सकते हैं। फी लेने में हमने वैल्यूज पास की थी, डिक्शनरी पास की थी, तो मेथड में हमने वो बैक फिल और बी फिल और एफ फिल पास किया, तो वो आप वहाँ पे पास कर सकते हैं। हो गया है। तो DF1 DF2 दो डाटा फ्रेम पास किए। ऑप्शनली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ऑन में डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, जो कि दोनों टेबल के अंदर है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी दो टेबल, जो भी आपकी दो डाटा फ्रेम है उसमें एक से ज्यादा कॉलम आपके कॉमन है। तो इन दैट केस क्या होने वाला है, वो सारे कॉलम के बिहाफ पे कोशिश करेगा। अगर सारे कॉलम के बिहाफ पे कोशिश करेगा तो फिर आपका रिजल्ट शायद वो ना है जो आपका आप चाहते हैं। तो हमने बाय डिफॉल्ट नेचर चेन परफॉर्म किया, उसने यानी अपने आप से कॉलम ले लिए। और हमने ये देखा था ज्वाइन विद यूजिंग क्लॉज देखा था, ज्वाइन यूजिंग क्लॉज। तो हमने यहाँ पे यूजिंग क्लॉज वाला ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि ज्वाइन विद यूजिंग क्लॉज कर लिया। मैंने अपनी तरफ से बता दिया है कि इसको कौन से कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर। फाइन, क्लियर। तो आप ऑन दे रहे हैं, ऑन में यहाँ पे कॉलम का नाम वो देना है जो दोनों टेबल के अंदर आपका कॉमन, जो फंडा वहां पे भी था आपका, यहाँ पे भी सेम है कि ऑन में आपको उस कॉलम का नाम देना है जो कॉलम आपका दोनों टेबल में अवेलेबल है विद द सेम नेम। ठीक है, अगर सेम नेम नहीं है, जैसे मैं डिपार्टमेंट नंबर का स्पेलिंग एक में आई कर लेता हूँ, NOI। अब जब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे, और डिपार्टमेंट नंबर नॉट फाउंड वाली एरर दे रहा है इसके अंदर, यहाँ पे की एरर आ रही है जो उसको नहीं मिल पा रही। ठीक है, क्योंकि दोनों टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर के नाम से नहीं है। वहां पे एक में डिपार्टमेंट नंबर आई कर दिया, दूसरे में डिपार्टमेंट नंबर। तो ऑन में आपने वो कॉलम या कॉलम्स देने, और कॉलम्स देना होंगे तो आप यहाँ पे एक लिस्ट में पास कर दीजिएगा। एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस पे आप करना चाहते हैं तो आप लिस्ट में पास करना, जिनके बेसिस पे वो कर रहा हो। यहाँ पे DF1 अगर मैंने कर दिया तो इन दैट केस वी कैन सी कि सारी आपकी रो चुकी मैच कर रही है, तो आ गई है। सेल्फ ज्वाइन बोल सकता हूँ मैं इसको, जॉइनिंग ऑफ अ टेबल टू इटसेल्फ। सेल्फ ज्वाइन जैसा हो गया, मैंने सेम यहाँ पे पास कर दिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं किसी की सैलरी जो है मैं इसको mp.nan कर देता हूँ। तो अगर ओरेकल होता तो क्या होता, ये डाटा नहीं आएगा, ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि एक टेबल का जो एक टेबल के एक कॉपी में नल होता है वो दूसरी टेबल की सेम टेबल की दूसरी कॉपी के अंदर मैच नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो फंडा नहीं, यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया, वहाँ पे नल का एक स्पेशल वाला वैल्यू था, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड हमारे मैच होके आ रहे हैं जो पहले भी आ रहे हैं। जहाँ पे नल है वहाँ पे नल नहीं आ रहा है। ऐसा करेक्ट हम लोग, अब इसको करने का कोई फायदा हुआ नहीं। और यहाँ पे फिर मैं पुराना डाटा ले आता हूँ जो था हमारा 32। हो सकता है आपकी दो टेबल ऐसी हैं जिसमें कॉलम के नाम आपके एक में डिपार्टमेंट नंबर है, एक में DID है। तो यहाँ जैसे हमने अभी देखा था वो हमें एरर थ्रो कर रहा है। Sorry, मुझे डाटा फ्रेम भी बदलनी है, DF2 करना है। तो यहाँ जैसे एरर थ्रो किया था हमें, तो एरर थ्रो हमारा यहाँ पे की एरर आ रही है हमारे पास में कि नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज। ऐसा कोई कॉमन कॉलम है ही नहीं जिसके बेसिस पे वो मर्जिंग करे। अब इस केस में ऑन भी नहीं दे सकता हूं मैं कि ऑन दे दिया तो दोनों टेबल के अंदर सेम नाम से। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, आप लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन और राइट अंडरस्कोर ऑन का यूज करना होगा ना। आप लेफ्ट वाली, लेफ्ट का मतलब है पहली डाटा फ्रेम जो आपने पास की है, तो लेफ्ट ऑन इक्वल्स टू कौन सा कॉलम लेना है, डिपार्टमेंट नंबर, और राइट ऑन से आपको कौन सा कॉलम लेना है, आपको लेना है GIT। तो आप लेफ्ट ऑन और राइट ऑन आप यहाँ पे पास करना होगा। अगर आपकी दो टेबल या दो डाटा फ्रेम ऐसी है जिनके कॉलम का नाम आपका कॉमन नहीं है, अब जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट, में सारे रिजल्ट मेरे पास में आ रहे हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और DID दोनों कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट जो आ रहा है एक्चुअली वो डाटा फ्रेम ही है, तो आप उसको बाद में आप सही कर सकते हैं। आपको कौन से कॉलम लेना है वो आप बता सकते हैं, किन कॉलम के बेसिस पे करना है वो आप बता सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका DID भी आ गया, डिपार्टमेंट नंबर भी आ गया, क्योंकि दोनों के कॉलम के नाम आपके चेंज हुए। तो दो टेबल अगर आपके ऐसी हैं या दो डाटा फ्रेम ऐसी हैं जिनमें कॉलम के नाम आपके कॉमन नहीं है, तो आप लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का यूज करें। समझ में आया? ठीक है, अगर आपकी डाटा फ्रेम में पहला एग्जांपल था, सेकंड था जिसमें हमने ऑन लिया था। आपकी डाटा फ्रेम में अगर इंडेक्सेस हैं, दोनों डाटा फ्रेम दोनों में इंडेक्स है और उस इंडेक्स के बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इंडेक्स के बेसिस पे ज्वाइन करना चाहें, तो आपके पास में ऑप्शन था लेफ्ट इंडेक्स, और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में राइट इंडेक्स, और इसकी वैल्यू अब आपको ट्रू देनी है, तो डिफॉल्टली फॉल्स होती है, so you have to pass here true, you have to pass here true। अब इंडेक्स वाइज मैच हुआ तो देखो चार ही रिकॉर्ड आए और चारों गलत आए, ठीक है, कोई कोइंसिडेंस भी सही हो गया तो अलग बात है, क्योंकि अब ये इंडेक्स को मैच करते आते हैं, 0 0 इंडेक्स में मैच हो गया, तो पहले वाले रिकॉर्ड में 10 था, अकाउंटिंग आ गया, 20 के लिए परचेस आ गया, लेकिन 10 के लिए फिर से एक जगह 10 और 30 मैच हो गया, तो वहां पे सेल्स आ गया, तो आपका जो मैचिंग है इंडेक्स, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी डाटा फ्रेम में आपने इंडेक्स सही तरीके से सेट कर दिए होंगे, तो आपने अगर डाटा फ्रेम में इंडेक्स सही सेट कर दिया तो ये सही चलेगा, ठीक है। अगर दोनों में मान लो मैं EMP वाली डाटा फ्रेम के अंदर डिपार्टमेंट नंबर को इंडेक्स बना दूं और डिपार्टमेंट वाली डाटा फ्रेम में डिपार्टमेंट नंबर को इंडेक्स बना, तो दोनों में इंडेक्स सेम कॉलम हो जाएगी, तब तो वो मैचिंग कर लेगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ऐसा, पर ये आपके पास ऑप्शन है जो आपको मालूम होना चाहिए कि आप इंडेक्स वाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और आप करके देखिएगा घर पे आपके साइड इंडेक्स करके दोनों में डिपार्टमेंट नंबर को इंडेक्स लेकर फिर आप चला के देखिएगा कि क्या उससे फर्क पड़ता है। फाइन, ठीक है। जब आप ऑन ले रहे होंगे तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन इंडेक्स नहीं होंगे, जब आप लेफ्ट ऑन राइट ऑन ले रहे होंगे तो ऑन और लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स नहीं होंगे, जब आप इंडेक्स ले रहे होंगे तो ऑन और लेफ्ट ऑन वगैरह नहीं होंगे। कोई एक चीज बोलोगे आप, कोई आपको नहीं नहीं मैचिंग कर जाएगा, तो डेटा का 4 रोज पे अरे नहीं आएगा, 5 का आएगा, मैचिंग तो करेगा, इंडेक्स ही चेंज हो जाएगा, एक इंडेक्स उसको 2 बार मैच कर लेगा। अरे अभी भी तो डिपार्टमेंट टेबल में 4 ही रो हैं आपकी, अब जब आप लिखते हो लेफ्ट ऑन और राइट ऑन तो मैच नहीं कर रहा है, इंडेक्स सेम है, इंडेक्स तो एक में तो डिपार्टमेंट 10 20 30 40 वही इंडेक्स है, और दूसरे में डिपार्टमेंट नंबर हो सकता है 100 एम्प्लॉय हो आपके, इसमें क्या दिक्कत, 100 एम्प्लॉय के, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर तो विद इन 10 20 30 40 होगा ना, है, ठीक है। चलिए, तो ये देखा हमने, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, मान लो दो आपकी डाटा फ्रेम ऐसी है जिसमें कोई कॉलम आपका सेम नाम से या कॉलम्स आपके सेम नाम से, ठीक है, जैसे ऊपर एम्प्लॉय टेबल में भी ई नेम है और डिपार्टमेंट टेबल में भी मैंने ई नेम कर दिया, उसको थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसका नाम सेम करता हूँ ताकि मुझे वो लेफ्ट ऑन राइट ऑन वगैरह नहीं देना पड़े,
बट ये सारे ऑप्शन अभी भी हैं। और अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देन वी कैन सी डिपार्टमेंट नंबर, ईमेल और लोकेशन। अभी इसके पहले आपने देखा रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट नहीं आया इसलिए क्योंकि ईनेम और डिपार्टमेंट में दो दो कॉलम मिक्स कर गए, और ईनेम के नाम इधर और ऊपर अलग अलग है, तो मैचिंग ही नहीं हो पाई। एचएल जॉइन ने एक से ज्यादा कॉलम को मैच कर दिया, तो वो दूसरे कॉलम की वैल्यू मैच ही नहीं हो रही थी, इसलिए आपका जो रिजल्ट भी आया था वो खाली आया था। जो कॉलम के हेडिंग आ गए थे, डाटा कुछ नहीं आया था इसके अंदर, क्योंकि इनेम इनेम दोनों में मैंने कर दिया ना, यहाँ पे भी इनेम किया, यहाँ पे भी इनेम किया। कंडीशन क्या बन रही है आपकी कि वेयर ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड ईएमपी डॉट इनेम इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट इनेम, दो कॉलम की कंडीशन बन गई है। तो ये दूसरी वाली कंडीशन में तो नाम किसी का भी सेम नहीं है, तो वो तो किसी को मैच कर ही नहीं पाएगी, इसलिए तो रिजल्ट नहीं आया था। इसीलिए मुझे यहाँ पे दो कॉलम मेरे कॉमन है, उसमें से मैं एक के बेसिस पे करना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर के, ताकि मैचिंग हो भी जाए। अब यहाँ देखें आप, ईनेम का, ईनेम नाम के दो कॉलम आ रहे हैं, एक का नाम आ रहा है ईनेम अंडरस्कोर एक्स और एक का नाम आ रहा है ईनेम अंडरस्कोर वाई। ईनेम एक्स का मतलब है ये लेफ्ट वाला है, जो पहला डाटा फ्रेम था वो ईनेम अंडरस्कोर एक्स कहलाएगा, और जहाँ अंडरस्कोर वाई लिखा है आप उसको मान के चलेंगे कि वो दूसरे वाले का है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सफिक्सेस होते हैं, और सफिक्सेस पहले वाले के लिए एक्स अंडरस्कोर एक्स होता है, दूसरे वाले के लिए अंडरस्कोर वाई होता है। और आप चाहें तो इन सफिक्सेस को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ लिख देना होगा सफिक्स प्लस टू, और यहाँ पे मेरे को दो सफिक्सेस पास करने हैं। पहला मैं देना चाहता हूँ अंडरस्कोर ईएमपीआई, और दूसरा मैं देना चाहता हूँ अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आई। अब जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो अब देखिए आप, ईनेम अंडरस्कोर ईएमपी आ रहा है और ईनेम अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। अब ऐसे सारे कॉलम जो कॉमन होंगे, दोनों टेबल में सेम नाम से होंगे, सभी के साथ में आप रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा कॉलम कहाँ से आ रहा है, कैसे आप पहचान पाएंगे, तो उसके लिए आप ये सफिक्सेस का यूज कर सकते हैं। डिफॉल्टली अंडरस्कोर एक अंडरस्कोर वाई होते हैं, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करें तो आप ध्यान रखिएगा कि अंडरस्कोर एक्स इज फॉर फर्स्ट डाटा फ्रेम, अंडरस्कोर वाई इज फॉर सेकंड डाटा। और अभी भी सारे जितने हमने देखे हैं, सब में सिर्फ वही डाटा आया है जो कॉमन था, यानी जो मैचिंग था, अनमैच नहीं आया है कहीं पे। ठीक है, सफिक्सेस वाला ऑप्शन आप दे सकते हैं, और इसके पहले जितने देखें सब हो सकते हैं, सारे एक साथ जाएंगे, स्टेटमेंट लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं हटाते जा रहा हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बंदे का डिपार्टमेंट नंबर जो है, मैं 30 को हटा के np.nin करता हूँ। ठीक है, बट ऑब्वियस ये मैच नहीं हो पाएगा, तो रिजल्ट आपके कम हो रहे हैं इसके अंदर, एक बंदे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके चार रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपके पांच लोग हैं, तो उसमें से सिर्फ ये पांच चार ही रिजल्ट दे रहा है। जो विनितेश है इनका रिजल्ट नहीं आ रहा, नितिन का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि डेटा आपका मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, और मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनएम दे दिया है, डेटा नहीं है, ये बोल सकते हैं कि ऐसा डेटा है जो आपके डिपार्टमेंट नंबर टू डिपार्टमेंट नंबर मैच नहीं कर सकता, और इसको हम लोग अनमेच डेटा बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अनमेच डेटा को भी लेके आए, तो उसके लिए हमने आउटर जॉइंस देखे, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। तो आपको यहाँ पे कैसे जॉइन परफॉर्म करना है,
देन यू हैव टू पास, अच्छा मैं सफिक्स वाले को हटा दूंगा, सफिक्स रहेगा आपको अगर चाहिए तो। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर है हाउ, और हाउ में आपका डिफॉल्ट वैल्यू इज इनफ, यानी बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ मैचिंग वाले डाटा ही लेके आए। सो यू कैन पास योर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होगा लेफ्ट ऑटो जॉइन, यानी आपकी जो पहली डाटा फ्रेम है उसका वो रिकॉर्ड जो मैच नहीं करता है वो भी आ जाएगा। यानी DF1 का वो रिकॉर्ड जो मैच नहीं करता है, आप देख सकते हैं ये वाला रिकॉर्ड आ गया है, और वहां पे वो सारे कॉलम्स के लिए आप देखें ये जो भी आपके कॉलम के नाम है वहां पे NaN की वैल्यू आ रही है। तो आप लेफ्ट का यूज करेंगे हाउ पैरामीटर के अंदर, तो लेफ्ट वाली डाटा फ्रेम का आ जाएगा। अगर आप राइट का यूज करेंगे, राइट का मतलब है राइट साइड वाली डाटा फ्रेम का वो डेटा जो मैच नहीं करता है, और राइट साइड वाले में कौन सा डेटा है आपका जो मैच नहीं करता है, वो है 40 नंबर। किसी का 40 नंबर नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय को हमने 40 नंबर का डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे राइट के केस में मैचिंग वाले आ रहे हैं, नीतीश नहीं आ रहा है क्योंकि उसका राइट मैंने ले लिया, लेफ्ट हटा दिया है। और बाकी जो आपका 40 नंबर आ रहा है उसमें बाकी सारे यहाँ पे नन आ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन बराबर आ रहा है। तो आपने राइट का यूज कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास में आउटर, आउटर इज फॉर फुल आउटर ज्वाइन। सो हियर आप आउटर का अगर यूज करेंगे तो दोनों के अनमैच को भी ले आएगा, यानी मैचिंग वाले सारे और अनमैच वाले भी दोनों, आप दोनों के अनमैच आ गए, एम्प्लॉय का अनमैच भी आ गया है और डिपार्टमेंट का अनमैच भी आ गया। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाउ पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। हाउ पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इनर, और आप वहाँ पे लेफ्ट राइट आउटर और इनर, ये चार चीजें जो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। और ये सब इसलिए इतनी जल्दी समझ में आया है, मैं अच्छी हम लोग एसक्यूएल पढ़ चुके हैं। चलिए मंडे से हम लोग अब मैटप्लॉटलिब को स्टार्ट करेंगे, तो प्लॉटिंग करना होगी डेटा की। नहीं, मेरी तो रोज ही रहती है ना, आपकी छुट्टी हो सकती है बट मेरी छुट्टी तो संडे को ही रहती है, मंडे ट्यूजडे। बोलिए। हाँ तरीके हैं अलग अलग उसके। अभी मैं एक्सेल और CSV तो मैं करूंगा कवर। आपने हमने पढ़ा ना डाटाबेस कनेक्टिविटी, डाटा ले आए थे, अब उसको डाटा को डायरेक्टली सिर्फ किस में डालना है आपको, हो गया। आपका डेटा जो आया था टपल और ओरेकल में लिस्ट फॉर्मेट में आया, लिस्ट ऑफ लिस्ट आई थी ना रिकॉर्ड्स की, आप पहले वो वाला कोड लिख लीजिए जिससे डेटा आपका आ रहा है ओरेकल से। अब जो जिस वेरिएबल में आपने डेटा लिया, जैसे अपने रिकॉर्ड या REC नाम देते थे हम लोग, तो रिकॉर्ड या रिकॉर्ड उसको डायरेक्टली पास कर दो, PD डॉट डाटा फ्रेम REC, डाटा फ्रेम बन गया। डाटाबेस कोई भी हो, अब ओरेकल वाला डाटा लेके काम करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। परसों मैं एक डाटा सेट यहाँ पे रखूंगा,